नमस्कार, एनबी न्यूज वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धनेश्वरी देवांगन। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में प्रवर्तन निदेशालय ने राकापा के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल की संपत्ति जब्त कर ली है। महाराष्ट्र में प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर छगन भुजबल की संपत्ति सील कर दी है। कुल 110 करोड़ की संपत्ति सीज की गई है। इसमें उनकी बांद्रा और सांता क्रूज की प्रॉपर्टी भी शामिल है, जिसे सीज किया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र सदन घोटाले में छगन भुजबल के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो को निर्देश दिया था। एसीबी ने जून में दोनों मामले में भुजबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और जुलाई में आरोप पत्र दायर करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी थी। इससे पहले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि किसी भी हाल में दोषियों को क्लीन चिट नहीं दी जाएगी। भुजबल पर महाराष्ट्र में सदन के निर्माण में घोटाले का आरोप लगा था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने पिछले 1.5 वर्षों में आतंकवाद को रोकने के लिए अन्य संयुक्त बलों से अधिक प्रयास किए हैं। पूरी दुनिया जहां पाकिस्तान पर आतंकवाद को पनाह देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को रोकने के लिए भरकस प्रयास किए हैं। पिछले 1.5 वर्षों में पाकिस्तान ने अन्य संयुक्त बलों से कहीं ज्यादा प्रयास किए हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार डॉन ने सोमवार की अपनी ऑनलाइन रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को रोकने के लिए दुनिया भर से ज्यादा प्रयास किया है। पाकिस्तान की सेना, पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी अन्य से अधिक त्याग किया है। साथ ही आसिफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। आसिफ का कहना है कि हमने आतंकवादियों को हरा दिया है, लेकिन अब भी हम उन्हें समाप्त नहीं कर पाए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार अगली पीढ़ी को एक सुरक्षित पाकिस्तान सौंपना चाहती है और इसके लिए हम बिना समझौते के हर संभव प्रयास करेंगे। यूपी के मुरादाबाद में एक शख्स ने पिता के कातिल से 12 साल बाद बदला लिया। उसने कातिल के 12 टुकड़े किए। पुलिस ने आलम खान नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मुरादाबाद में हत्या की एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। 24 साल के एक युवक ने अपने पिता की हत्या और बहन के साथ हो रही अश्लीलता की आग 12 साल से धधक रही थी। उसका बदला लेने के लिए उसने पिता के हत्यारे को 12 टुकड़ों में काट डाला। इसके बाद खुद पुलिस के सामने जाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के मुख्य आरोपी आलम खान ने बताया कि उसने 12 साल की उम्र में पिता की लाश देखी थी। पैसे की लेनदेन की वजह से मोहम्मद रसीक ने उनकी हत्या कर दी थी। वो उसके पिता का अच्छा दोस्त था। हत्या के बाद उसने कसम खाई कि वो रईस को मार डालेगा। इसके लिए उसने 12 साल तक इंतजार किया। इस दौरान रईस उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी बहनों के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करता रहा। एसपी सिटी राम सुरेश यादव ने बताया कि आलम ने एनकाउंटर लगाने के बहाने रईस को अपने घर बुलाया। पहले उसे शराब पिलाई और जब नशे में हो गया तो हथौड़े से उसके सिर पर ताबड़तोड़ हमले किए। चाकू से उसके शव को कई टुकड़ों में काटकर नदी में फेंक दिया। इस मामले में पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई थी, लेकिन शव के टुकड़े मिलने के बाद हत्या का राज खुला। आरोपियों ने हत्या की बात कबूल कर ली है। मामला ये था, ये तार कटिंग करते थे दोनों, पापा भी मेरे गे भी। पैसा बहुत हो चुका था दोनों के पास। पैसा हमारा पापा रईस के पास रखते थे। ठीक रखने के बाद इसके दिमाग में शैतान आ गया। इन्होंने क्या मोबाइल आ दिया, शायद मैं मार दूं, सारा पैसा मेरे कब्जे में आ जाएगा। इसका भाई था, 3-4 लोगों ने मेरे बाप का कत्ल करा। कब, कितने पहले? 8-10 साल पहले शायद कत्ल करा मेरा। हाँ, 8-10 साल हो गए। कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद गया घर, बोला अगर तुमने जरा सा भी शोर शराबा जैसे थाने पहुंचते हो, कानून के पास भागते हो, तो हम तुम्हें भी सबको मार देंगे। हम छोटे से थे, पहिए चलाते थे मैं, 20 रुपए रोज पे। तो मैंने क्या, अच्छा भाई, जब कुछ नहीं किया। जब मैंने होश संभाला, बड़ा अपना कारोबार लेके चला, घर पर बनाया, मेहनत करके, बहुत मेहनत ही करी, जहाँ तक की बात है। जब मैंने अपना टाइम संभाला, मेरे दिमाग में आया, मैंने इससे बढ़िया मौका नहीं है इसे मारने का। किस तरह से मारा सर? घर बुलाया मैंने, बैटरी लगवाया, पैसे दिए बैटरी के। बैठा हुआ था मेरे पास, मैंने हथौड़ा उठा के मारा एक सिर पे बहुत जोर से। मारने के बाद चीख की आवाज गई या पीछे से। इसको पता नहीं था आलम क्या करिए अंदर। ये मेरा हेल्पर है, मतलब कारीगर मेरा। फिर क्या हुआ? मारने बाद मैंने एक हथौड़ा में मारा। मैंने फिर इसको ऊपर उताना हथौड़ा के, बोला आलम भाई मुझे मत मारो। मैंने किसी को बोलना मत, क्या करा तुझे बात को पूरी बात बताऊंगा मैं।
उसको मारने के बाद लेके गया घर में खिचड़ के अंदर को, एक हथौड़ा और मारा, मारे 3 हथौड़े। सर इसलिए नहीं मिल गया, इसका सर के कुचला बन चुका था। फिर लेके गर्दन काटी चक्कू से, काटने के बाद सिर की पीठ पे मैंने अपने सुकून के साथ, फिर ही मैं इनके जरा थोड़ा पानी पी लूँ, जरा फ्री हो जाऊंगा। फिर मैं गया घर में को, फिर इसका टुकड़ा करना चालू कर दिया मैंने। किस चीज से टुकड़ा करा? चक्कू से, इतना बड़ा चक्कू है सिर्फ। और लोग कह रहे हैं चक्कू से मतलब इतने टुकड़े नहीं हो सकते, मैं कह रही हूँ उससे अभी मैं एक आदमी और काट सकता हूँ। अच्छा, हाँ, ये 2 फनर थे। कितने पीस करे थे? इसके फीस मैंने करे हैं कम से कम 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के 7 पीस करे थे इसके। फिर क्या? बोरियों भर के मैंने इसको नदी में डाल के आया। अच्छा, मारने की मतलब ढानी दिया आपने इसको? एक मिनट, कहाँ पीस डाले थे तुमने? एक तो मैंने पहले नाले के अंदर डाला, फिर उसके बाद पुल के नीचे गोले के पास डाला 1 पीस, फिर 20 कदम चलने के बाद 2 टुकड़े मैंने वहाँ पे फेंक दिए। अच्छा, आपका साथ किसने दिया इस पूरे काम में? साथ किसी ने नहीं दिया, जो बात ईमानदारी की है। सिर्फ बेचारा ये गुनहगार इसलिए बन गया। चलिए आलम, ये बताइए कितने बजे आप घर से पीस लेके निकले? मैं निकल गया 2:30 बजे। कोई नहीं था उस वक्त? कोई नहीं था, वो जाड़े पड़ना है, ठंड पड़ रही, मैंने क्या 2:30 बजे का टाइम इसलिए राइट है, कोई होगा नहीं, ना बंदा ना बंदे की जात। फिर ऊपर पुलिस घूम रही थी, जब मैं गया पुल के नीचे तो गाड़ियाँ जा रही थी, मैं छुपा गया। मैं टॉर्च होती है खतरनाक इनके पास, कभी मुझे देख ले। फिर स्कूटर का क्या गया? एक्टिवा में फेंक आया था इसको मारने के बाद। पहले ये काम करा था मैंने, इसको गर्दन काटने के बाद। सारे मोबाइल में जो क्लिपिंग मिली नहीं, इसके बारे में क्या? फोन जो क्लिपिंग असली कोई वीडियो है आपके? ना वीडियो तो कोई अवैध संबंध का मामला? ना कुछ नहीं था। और यही दुश्मनी थी। मेरे घर वालों के मतलब मारने की धमकी देके गया, मेरे बाप को क्यों मार दिया, जब तू मेरे बाप को मार सकता मैं भी तुझे मार सकता। अच्छा आलम, कोई अफसोस है अब आपको? अफसोस जरा सा नहीं है, ना होगा ना है, ना तब जिंदगी तक मर जाऊंगा, ना अफसोस होगा इस बात का। भुगतान क्यों पड़ा था इसका? वो तो जल्दबाजी में उल्टे सीधे हाथ चल रहे थे, यही पता नहीं चली था किधर से काटना, हकीकत बात तो ये वो इसलिए काट गया। अच्छा, कब से मारने की ठानी दी आपने? मारने की तो जब ही ठान ली, जब धमकी दिया गया था घर पे। तेलंगाना के करीमनगर में पुलिस की गोली से एक 28 साल के युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक ने मंगलवार की सुबह अपने अभिभावकों समेत 22 लोगों पर कथित तौर पर हमला किया था। आईएएस परीक्षा में असफल होने पर एक व्यक्ति ने अपने माता पिता सहित 22 लोगों पर तलवार से हमला कर दिया। युवक ने सड़क पर जो भी मिला उस पर तलवार से हमला कर दिया। बलविंदर नाम के इस युवक ने 2 पुलिस वालों पर भी हमला किया। पुलिस ने बलविंदर से तलवार फेंकने के लिए कहा, लेकिन उसने पुलिस की बात नहीं मानी। इसके बाद पुलिस को गोली चलानी पड़ी। गोली लगने से बलविंदर की मौत हो गई। हमलावर के माता पिता और एक ऑटो चालक गंभीर हालत में हैं। उसे रोकने की कोशिश करने वाले पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका तथा अन्य घायलों का एक स्थानीय अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। करीमनगर के पुलिस अधीक्षक जे रामा राव ने बताया कि करीमनगर कस्बे में लक्ष्मीनगर इलाके के रहने वाले 28 वर्षीय बलविंदर से उर्फ बबलू का सुबह 7 बजे अपने पिता अमृत सिंह और मां बेबी कौर से झगड़ा हो गया, जिस पर उसने उन पर कथित रूप से तलवार से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोप लगाया है कि अपने माता पिता को खून से लथपथ हालत में बेहोश छोड़कर बलविंदर तलवार लहराते हुए अपने घर से निकला और रास्ते से गुजरने वाले लोगों पर अंधाधुंध वार करना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज आरोप लगाया है कि लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को कल शाम से धमकी भरे संदेश मिल रहे हैं। बनर्जी ने आरोप लगाया कि यह संदेश केवल इसलिए भेजे गए क्योंकि तृणमूल कांग्रेस असहिष्णुता समेत विभिन्न मुद्दों पर लोकसभा के भीतर और बाहर प्रदर्शन करती है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के यह कहने के बाद कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को असहिष्णुता और राजनीतिक दुर्भावना का आरोप लगाया है। पूर्वी मिदनापुर जिले के दौरे पर आई बनर्जी ने कहा कि उन्होंने बंदोपाध्याय को संसद में यह मुद्दा उठाने और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से इस बारे में पत्र लिखने को कहा है। बनर्जी ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि संसद में अपनी बात रखने के लिए सांसद को धमकाया जा रहा है। बनर्जी ने कहा वे सुदीप को जान से मारने और उनके शव को कोलकाता में फेंकने की धमकी दे रहे हैं। यह असहिष्णुता है और कुछ नहीं। उन्होंने कहा यह कैसी दुर्भावना है। सुदीप को संसद में अपनी बात रखने के लिए जान से मारने की धमकी मिल रही है। हर दल को किसी भी मुद्दे पर अपने विचार रखने का हक है।
प्रजातंत्र में आवाज को दबाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर वे विपक्ष की आवाज दबाना चाहते तो उन्हें आपातकाल लागू कर देना चाहिए। मैंने सुदीप को यह मामला राज्यसभा में उठाने को कहा है। अभिनेता फरहान अख्तर ने हाल ही में अभिनेता शाहरुख खान और आमिर खान के बचाव में बयान दिया है। अभिनेता फिल्मकार फरहान अख्तर ने असहिष्णुता विवाद पर अभिनेता आमिर खान और शाहरुख खान का समर्थन करते हुए कहा कि हर किसी को अपनी राय कायम रखने का अधिकार है और इसमें हमेशा किसी को संदेह की नजर से नहीं देखना चाहिए। आमिर और शाहरुख को देश में कथित रूप से बढ़ती असहिष्णुता के मुद्दे पर अपने विचार जाहिर करने पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। फरहान ने कहा, लोग एक खास विचार को उठाते हैं, अगर आपको लगता है कि वे गलत है तो उन्हें सही कीजिए, लेकिन आप जो करते हैं उसका एक सम्मानित तरीका होना चाहिए। आप हर किसी के विचार को लेकर उसके इरादे पर संदेह नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अपने विचार व्यक्त करने वाले लोगों के प्रति यह थोड़ा कठोर है। आपको उनके साथ बात करनी चाहिए और जानना चाहिए कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं। अगर वे गलत है तो आप उन्हें सही कर सकते हैं, लेकिन इसका भी एक सही तरीका होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सड्डू स्थित शिवाजी पार्क में लगातार 3 सूने मकान का ताला तोड़कर लाखों की चोरी करने वाले 3 शातिर चोर को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी सिटी नीरज चंद्राकर और डीएसपी क्राइम अर्चना झा ने बताया कि राजेंद्र नगर निवासी राजू सिक्का, लोकेश वर्मा डगनिया और नानू तांडी मोतीलाल नगर तीनों कार में रात 2 बजे शिवाजी पार्क में जाते थे। कार को सड़क के पास खड़ी करके राजू और लोकेश कॉलोनी के अंदर प्रवेश करते थे। नानू कार में बैठा रहता था। तड़के 4 बजे तक माल समेट कर बाहर निकलते थे, फिर कार में बैठकर अपने अपने घर चले जाते थे। पुलिस अफसरों ने बताया कि तीनों ने दिवाली के दिन सरपंच तिहारू के घर चोरी की थी। उनके घर से 12 लाख रुपए पार किया था। इस पैसे से तीनों ने दिवाली में जमकर खरीदारी की, पूरे परिवार के लिए कपड़े खरीदे। 10 दिन बाद प्रॉपर्टी डीलर के घर 19 लाख रुपए की चोरी की। इस पैसे से लोकेश ने इनोवा खरीदी और बालाजी जाने के पूरे परिवार के लिए टिकट बुक कराया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के डागा गर्ल्स कॉलेज में आज 28वां वार्षिक उत्सव भैरवी 2015 का आयोजन किया गया। इसमें आरोहण पत्रिका का विमोचन किया गया। रंगारंग कार्यक्रम के साथ शाम ढली। डागा गर्ल्स कॉलेज में भैरवी 2015 वार्षिक उत्सव मनाया गया। इसके साथ ही वार्षिक पत्रिका का विमोचन किया गया। डीजे के गाने पर लड़कियां झूमी, फिल्मी धुनों पर स्टेज में जमकर डांस किया। तमिलनाडु में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु टूरिज्म की ओर से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इसके साथ ही कथक नृत्य के साथ तमिलनाडु की सुंदरता को भी प्रस्तुत किया गया। टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज होटल हयात में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि टूरिज्म ही किसी राज्य देश के आमदनी का पहला साधन होता है। तमिलनाडु में टीटीडीसी के द्वारा टूरिज्म को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। देखिए, हमारा जो ये प्रमोशनल एक्टिविटी का जो कार्यक्रम है वो हम 4-5 राज्य हर साल चयन करते हैं। पिछले साल हमने भोपाल में किया था, औरंगाबाद में किया था, जयपुर में किया था। तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहाँ पर धार्मिक पर्यटन की बहुत ज़्यादा संभावना है और पूरे देश से ही लोग वहाँ आते हैं। अगर हम पिछले साल का अगर डाटा देखें तो करीब 32 करोड़ लोग भारत से तमिलनाडु गए और हम ये नहीं कहता मैं कि सभी धार्मिक काम के लिए गए, लेकिन टूरिज्म का इतना अच्छा स्कोप वहाँ पर है। तो हम ये चाहते हैं कि जो राज्य जिनमें हमने अभी तक पैर नहीं रखा है या कहीं पब्लिसिटी मीट नहीं की, वहाँ भी आके हमारे टूरिज्म के जो भी इम्पोर्टेंट जगह हैं उनका शोकेस करें और यहाँ के जो लोकल टूरिज्म डिपार्टमेंट है स्टेट का, उसके साथ भी टाई अप करके रेल कम रोड टूर और धार्मिक यात्रा, यहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। यहाँ भी धार्मिक स्थल हैं। तमिलनाडु के लोग यहाँ आना चाहते हैं और यहाँ से लोग तमिलनाडु जाना चाहते हैं। तो दोनों के लिए एक अच्छा सामंजस्य हो और अच्छा कोरिलेशन हो, दोनों टूरिज्म डिपार्टमेंट साथ मिलकर काम करें। इसी वजह से ये मीट का ऑर्गेनाइज। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ NB न्यूज़ वर्ल्ड में।